אזרחי ישראל, אנחנו בעיצומה של מערכה כבדה, מבצע שומר החומות. नमस्ते। यूक्रेन से लेकर गाजा तक पूरी दुनिया इस वक्त बारूद की गंध में सांस ले रही है। एक तरफ यूरोप के मैदानों में टैंक गरज रहे हैं तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में मिसाइलें आसमान चीर रही है। इसी बीच ईरान को लेकर ऐसा माहौल बना हुआ है मानो किसी भी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है। अमेरिकी परमाणु क्षमता से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर में डेरा डाले हुए है और वॉशिंगटन के गलियारों में निर्णायक हमला जैसे शब्द खुलेआम इस्तेमाल हो रहे हैं। ताइवान स्टेट में अमेरिका और चीन आमने सामने खड़े हैं और हर गुजरते दिन के साथ तनाव की सुई और ऊपर जा रही है। जापान, पोलैंड, दक्षिण कोरिया जैसे देश अपने रक्षा बजट के ताले तोड़ चुके हैं और हथियार खरीदने के लिए खजाना खोल दिया गया है। पूरी दुनिया हथियारों की होड़ में उतर चुकी है, लेकिन इसी शोर शराबे के बीच एक देश ऐसा है जो चुपचाप खुद को इस युद्धकालीन अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाता दिख रहा है और वह देश है भारत। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है और न ही यह अचानक हुआ है। जिस वक्त दुनिया के बड़े देश युद्ध के दबाव में सप्लाई चेन और प्रतिबंधों से जूझ रहे हैं, उसी वक्त भारत के लिए एक ऐसा मौका बन रहा है जिसकी कल्पना एक दशक पहले तक मुश्किल थी। इस तनाव भरे माहौल में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है और उसने वैश्विक रक्षा राजनीति में हलचल मचा दी है। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा है कि इजराइल अब अमेरिका की सैन्य मदद पर अपनी निर्भरता कम करेगा और हथियारों के निर्माण के लिए भारत और जर्मनी जैसे साझेदार देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। यह बयान सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि यह उस रणनीतिक बदलाव का संकेत है जो आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया के हथियार बाजार की दिशा बदल सकता है। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त आया जब गाजा युद्ध के दौरान इजराइल को अभूतपूर्व दबाव का सामना करना पड़ा था। कई पश्चिमी देशों ने इजराइल पर हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दिए थे। यही वह दौर था जब इजरायली सेना को मैदान में लड़ते हुए न सिर्फ दुश्मन से बल्कि सप्लाई की कमी से भी जूझना पड़ा। नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि गाजा में उनके कई सैनिक इसलिए मारे गए क्योंकि उनके पास वह गोला बारूद नहीं था जिसकी उन्हें जरूरत थी। यह स्वीकारोक्ति इजराइल जैसे देश के लिए असाधारण है क्योंकि यह उसकी सैन्य आत्मनिर्भरता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। यहीं से कहानी दिलचस्प नहीं बल्कि गंभीर हो जाती है। नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया कि इजराइल अब हथियारों और गोला बारूद के लिए किसी दूसरे देश के फैसलों पर निर्भर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि वे ऐसी डिफेंस इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं जो पूरी तरह आत्मनिर्भर हो ताकि युद्ध के समय किसी भी देश के प्रतिबंध इजराइल की सुरक्षा को खतरे में न डाल सके। और इसी सोच के तहत भारत का नाम सबसे मजबूती से सामने आया। भारत जो पहले हथियारों का बड़ा आयातक माना जाता था, अब हथियारों का निर्माता और साझेदार बनता दिख रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि भारत और जर्मनी में हथियारों का निर्माण करने से इजराइल को कई फायदे होंगे। इससे सप्लाई तेज होगी, लागत कम होगी और सबसे अहम बात यह कि रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगले दशक में इजराइल की अमेरिकी सैन्य सहायता पर निर्भरता काफी हद तक कम हो सकती है। नेतन्याहू ने इसे अमेरिका से दूरी नहीं बल्कि रिश्ते को सहायता से भागीदारी में बदलने की कोशिश बताया है। यानी अब इजराइल अमेरिका से सिर्फ मदद नहीं मांगेगा बल्कि बराबरी के साझेदार के रूप में खड़ा होगा। इस पूरी तस्वीर में भारत की भूमिका सबसे अहम बनकर उभरती है। गाजा युद्ध के दौरान जब कई देशों ने इजराइल को हथियार देने से इनकार कर दिया था, तब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल था जिसने दोस्ती निभाई। भारत ने न सिर्फ गोला बारूद की सप्लाई की बल्कि अडानी समूह द्वारा भारत में बनाए जा रहे हरमेस 900 ड्रोन भी इजराइल को दिए गए। ये वही ड्रोन है जिन्हें इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर भारत में बनाया जाता है। यह सहयोग सिर्फ व्यापार नहीं था बल्कि यह उस भरोसे का प्रतीक था जो दशकों पुरानी भारत इजराइल दोस्ती की नींव में है। विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल भारत के साथ इस रक्षा साझेदारी को और गहरा करना चाहता है क्योंकि भारत के पास अब न सिर्फ निर्माण क्षमता है बल्कि राजनीतिक स्थिरता और रणनीतिक स्वतंत्रता भी है। इजराइल के पास अत्याधुनिक हथियार तकनीक है और भारत के पास बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता। यह संयोजन दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यही वजह है कि आने वाले समय में भारत इजराइल रक्षा सहयोग केवल ड्रोन या गोला बारूद तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और साइबर वॉरफेयर तक फैल सकता है। इसी बीच अमेरिका ने भी अपनी चाल चलती है।
इजराइल के बयान के कुछ ही समय बाद अमेरिकी कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 5 दिन के दौरे पर भारत पहुंचा है। यह दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ा रणनीतिक मकसद छिपा हुआ है। अमेरिकी कांग्रेस का यह दल भारत के साथ हथियारों के संयुक्त निर्माण, रक्षा तकनीक साझा करने और दीर्घकालिक रक्षा साझेदारी पर बातचीत करने के लिए आया है। यह साफ संकेत है कि अमेरिका भारत को सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक बड़े डिफेंस पार्टनर के रूप में देख रहा है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने साफ कहा है कि यह प्रतिनिधिमंडल भारत के साथ रणनीतिक समन्वय बढ़ाने पर जोर देगा। अमेरिकी सांसद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और इसके साथ साथ भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के शीर्ष अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। अमेरिकी कमेटी के चेयरमैन रोजर्स ने कहा है कि अमेरिका भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार मानता है और वह भारत के रक्षा आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सहयोग न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए जरूरी है। यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य सामने आता है। भारत पहले ही अमेरिका को कई रक्षा उपकरणों और तोप के गोलों की सप्लाई कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के दौरान गोला बारूद की भारी कमी झेल रहे पश्चिमी देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद सप्लायर बनकर उभरा है। अमेरिका की कई बड़ी रक्षा कंपनियां अब भारत में उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रही है। लॉकहीड मार्टिन से लेकर बोइंग तक कई अमेरिकी कंपनियां भारत को अपने वैश्विक सप्लाई नेटवर्क का अहम हिस्सा बनाना चाहती है। इस पूरी तस्वीर को अगर जोड़कर देखा जाए तो साफ दिखता है कि दुनिया के युद्ध भारत को एक नई पहचान दे रहे हैं। एक ऐसा देश जो कभी हथियार आयात के लिए बदनाम था, अब हथियार निर्माण की फैक्ट्री बनता जा रहा है। मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक रणनीति का हिस्सा बन चुका है। यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष और एशिया प्रशांत में बढ़ते तनाव ने भारत को वह मौका दिया है जिसका वह सालों से इंतजार कर रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि क्या भारत इस मौके को पूरी तरह भुना पाएगा? क्या भारत सिर्फ हथियार बनाएगा या तकनीक में भी आत्मनिर्भर बनेगा? क्या यह साझेदारी भारत को सिर्फ फैक्ट्री बनाएगी या रणनीतिक ताकत भी देगी? नेतन्याहू का बयान, अमेरिकी कांग्रेस का दौरा और वैश्विक हथियार बाजार की भूख, यह सब संकेत दे रहे हैं कि आने वाले सालों में भारत की भूमिका सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक होने वाली है। दुनिया जिस दिशा में जा रही है वहां हथियार सिर्फ युद्ध का साधन नहीं बल्कि कूटनीति का हथियार बन चुके हैं। जो देश हथियार बनाता है वही शर्तें तय करता है और इस खेल में भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं रहा, वह खिलाड़ी बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना है कि यह खिलाड़ी कितनी दूर तक जाएगा और क्या वह इस मौके को इतिहास में बदल पाएगा। क्योंकि युद्ध का यह दौर चाहे जितना खतरनाक हो, भारत के लिए यह एक ऐसा मोड़ है जो उसकी वैश्विक पहचान हमेशा के लिए बदल सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।